हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वैकेंसी बॉक्स में। आज हम फिर से एक बार आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, जो कि है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लेटेस्ट वैकेंसी अपर पीसीएस से लेकर अपर पीसीएस का पूरा नोटिफिकेशन हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर करा था। आज हम फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर्म कैसे भरें, किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए फॉर्म भरते समय, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर ये होम पेज आपको इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे अनाउंसमेंट्स में, तो आपको सबसे पहला जो ये टॉपिक दिखेगा 7 तारीख का जो नोटिफिकेशन है उत्तराखंड अपर पीसीएस से लेकर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल लिंक पर लेके जाएगा, जो कि है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपर पीसीएस का, जिसमें आपको अप्लाई का लिंक यहाँ पर डायरेक्ट लिंक नज़र आ रहा होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो खुल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करी है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 29 जून 2025 को शेड्यूल किया गया है, तय किया गया है। 29 जून 2025 को उत्तराखंड अपर पीसीएस की प्री परीक्षा होने वाली है। तो अब जैसे हम इसको कट करेंगे, हमारे पास ये ऑफिशियल वेबसाइट का फ्रंट पेज आ जाएगा, जिसमें सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ये है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, और जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, जिसमें हम अपनी एजुकेशनल और अदर डिटेल्स पे क्या आएगा, पोस्ट की डिटेल्स और हमारी बाकी डिटेल्स जैसे कि सेंटर वगैरह, वो सब कुछ, आधार नंबर वगैरह, वो सब कुछ हम फिल करेंगे। उसके बाद ये से स्टेप कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेप में हम जाएंगे, जिसमें हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड की जाएगी। जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो फोर्थ स्टेप है हमारे पास पेमेंट का, जिसमें कि हम अपनी एग्ज़ाम फ़ीस की पेमेंट करेंगे। और फिर फिफ्थ स्टेप, जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अपना फॉर्म का प्रिंट आउट, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये 5 स्टेप में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने वाला है, जिसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपना इसमें पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही यूज़ करें, क्योंकि आगे करेक्शन और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम पर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अगर आप ये चीज़ें अगर किसी और की यूज़ करें या फिर ऐसी यूज़ करें जो आपके काम की ना हो, या किसी और की यूज़ कर लें तो। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आयोग ने दिया है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड एंड वुड बी लायबल टू डिबार्डेड फ्रॉम फ्यूचर एग्ज़ाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो अगर आप इसमें कोई गलत जानकारी भरते हैं और वो गलत जानकारी पाई जाती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो कैंसिल होगा ही, साथ ही साथ आप यूकेपीएससी से लाइफ टाइम के लिए डिबार्ड भी हो सकते हैं, जिसके बाद आप यूकेपीएससी में कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई भी फ्यूचर एग्ज़ाम जो यूकेपीएससी कंडक्ट करवाएगी, आप किसी में नहीं पार्ट ले सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, नए एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा यूकेपीएससी से हमेशा के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसके बाद जब भी हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, उसके बाद हमें अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले जब हम अप्लाई करने के लिए जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन पेज, इसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अपना जेंडर और अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह। ये सब चीज़ें भरने के बाद सेकंड स्टेप जो है, हमारी नेशनैलिटी पूछी जाएगी। तो हम इंडियन टिक करेंगे। जो तिब्बतियन रेफ्यूजी इंडिया में आए थे 1 जनवरी 1962 से पहले, वो भी इस भर्ती को भर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो नेशनैलिटी का क्राइटेरिया दिया है, पर्सन्स ऑफ ओरिजिन हु एमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और एनी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केनिया, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ये जो लोग यहाँ से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे और यहाँ की उन्होंने नागरिकता इनको नहीं मिली है, पर वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, वो भी इस भर्ती के लिए, इस राष्ट्रीयता की जो भी आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आप भी ये फॉर्म भरने के लिए सक्षम हैं, आप एलिजिबल हैं। तो हम यहाँ पर इंडियन करेंगे, हमारी नेशनलिटी इंडियन है। तो इसके बाद दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, वो है
अधिवास विवरण यानी कि डोमिसाइल डिटेल्स। अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड को विशिष्ट राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी कि उत्तराखंड में जो भी भर्ती निकलती है उसमें उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। पर यूकेपीएससी की जो अपर पीसीएस और एफआरओ की विज्ञप्ति होती हैं, जो कि बड़ी विज्ञप्तियां हैं, इसके लिए आप उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड के बाहर के निवासी भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ये लोक सेवा आयोग की भर्ती होती है सिर्फ अपर पीसीएस और एफआरओ। तो यहाँ पर अगर आप नो टिक करेंगे, अगर आप उत्तराखंड के बाहर के स्थायी निवासी हैं, बाहर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या किसी अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें नो करेंगे। तो अगर जैसे कि अगर आप उत्तराखंड के ही आदिवासी हैं तो आप यहाँ पर यस टिक करेंगे तो आपके लिए कैटेगरी और सब कैटेगरी रिजर्वेशन की डिटेल्स खुल जाएगी। तो अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं तो यहाँ पर आप EWS, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको सब कैटेगरी का रिजर्वेशन PH, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर अगर आप उत्तराखंड के अनाथ या ऑर्फन कैटेगरी में आते हैं, और या तो फिर आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित हैं, तो आपको ये सब सारी की सारी सब कैटेगरीज़ में फ़ायदा मिल सकता है। और अगर आप इसको नो करेंगे तो ये सारी की सारी सब कैटेगरीज़ और कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाएगा। सिर्फ आप जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करेंगे क्योंकि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो हमारे केस में हम इसमें येस कर देते हैं, कैटेगरी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। आपके पास जो सब कैटेगरी का ऑप्शन है आप उसमें येस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, जिसमें हाल ही में हमारे उच्च न्यायालय ने ये इसमें बेनिफिट दिया था कि 10% रिजर्वेशन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को हर भर्ती में उत्तराखंड की दिया जाएगा। तो अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका यहाँ पर कैटेगरी जो आपने क्लेम करी है उसका यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर अनरिजर्व जनरल और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म करेंगे। नीचे आप अपना एड्रेस डालेंगे। फॉर्म भरने का स्थान वो रहेगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, या आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम उत्तरकाशी से, जैसे हम उत्तरकाशी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उत्तरकाशी लिख सकते हैं। आप देहरादून से अप्लाई कर रहे हैं तो आप देहरादून लिख सकते हैं। आप उधम सिंह नगर से कर रहे हैं तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार से हरिद्वार, या फिर आप दिल्ली से कर रहे हैं या अदर कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं, आप उस जगह का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो लास्ट डिटेल है वो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से अपना पर्सनल पासवर्ड कुछ बनाइए जो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये पासवर्ड आपको आगे से ध्यान रहे, अगर बाई चांस आपको फॉर्म में कुछ करेक्शन करना हो तो यही ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपका लॉगिन किया जाएगा। तो ये पासवर्ड आप अपने पास नोट करके रखें, अपना पर्सनल पासवर्ड बनाएं, इसको आप अपने पास सेव रखें। जब ये आप सारी डिटेल्स अपनी भर के सेव कर देंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें कि आप अपना या तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे और साथ ही जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आप डालेंगे। पासवर्ड आप इजी से इजी चूज़ करें जो आपको आगे जाकर याद भी रहे और फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो जैसे ही हम यहाँ पर डिटेल डालकर लॉगिन करते हैं तो हमारा सेकंड जो स्टेप है एजुकेशन डिटेल वाला, वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कंसोलिडेटेड पोस्ट, कि हम किस किस पद के लिए एलिजिबल हैं उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड पोस्ट हैं, डिप्टी कलेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP, फाइनेंस ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, वर्क ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जिला समाज कल्याण अधिकारी। ये जो सारी पोस्ट हैं ये कंसोलिडेटेड पोस्ट हैं। इनकी एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। DSP के लिए जो फिज़िकल की डिटेल्स मांगी गई हैं वो हमने पिछली वीडियो में कवर करी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।
साथ ही हमने उस वीडियो में ये भी कवर किया था कि ये जो बाकी पोस्ट हैं, सहायक निदेशक और ये उप निबंधक श्रेणी सेकंड, उप शिक्षा अधिकारी और बाकी जितनी भी ये पोस्ट हैं जो हमारे लिए ऑप्शनल रखी गई हैं कि आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर डिपेंड करता है। वो भी हमने सारे के सारे टॉपिक और सारी एलिजिबिलिटी हमारी पिछली वीडियो में कवर करी थी। आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं वीडियो का लिंक भी दे दूँगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप उस हिसाब से अपनी पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद कंसोलिडेटेड पोस्ट जो है वो तो हमारी सेलेक्टेड रहेंगी ही, ये तो कॉमन है सबके लिए। आप इनके लिए तो अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है और कुछ नहीं, और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज या फिर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सब पोस्टों के लिए अलग अलग हैं, तो आप उसमें से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप कॉमर्स डिपार्टमेंट, मतलब कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन करी है, कॉमर्स स्ट्रीम रही है आपकी, तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर इसके लिए एलिजिबल हैं। और बाकी कुछ और पोस्ट हैं इसमें, असिस्टेंट ग्रेड ऑफिसर जिसमें स्टैटिकल ऑफिसर ग्रेड 2 जिसमें स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स से एमएससी या फिर ऐसे कुछ आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब डिटेल आप भरने के बाद आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन की जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल है वो फिल करना शुरू करेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या है, आप सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे आप अपनी 10th की क्वालिफ़िकेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप हाई स्कूल की फिल डिटेल्स एंटर करेंगे, फिर 12th की, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पीजी। अगर आपका बीएड है तो आप बीएड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से भी करा है तो आप मल्टीपल डिग्रीज इसमें ऐड कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की भी पोस्ट ग्रेजुएशन की भी, दोनों आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ आपने कोई डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने सीए करा है, जैसे इसमें एक सीए की पोस्ट भी थी जो हमने अभी बताई, ये असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट ऑफिसर, इसमें अगर आपने सीए करा हुआ है तो आप यहाँ पर सीए की डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा करा है, आपका एमफिल है, पीएचडी है, या अगर आपने बीएड की जगह शिक्षा शास्त्री की डिग्री हासिल करी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप इसमें 10th क्लास से लेके फिर ऊपर तक अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे। जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे वो डिटेल्स यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल फिल करके दिखा देता हूँ। हाई स्कूल का आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, सीबीएसई जैसे मैंने किया है तो मैं सीबीएसई सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने सिर्फ अपना ईयर सेलेक्ट करना है, आपने कौन से ईयर में अपना 10th पास किया था। स्ट्रीम हाई स्कूल में हाई स्कूल सब्जेक्ट आ जाएगा, आपके मार्क्स 370 आउट ऑफ 500 परसेंटेज अपना आप कैलकुलेट कर लेगा। ये ऐड हो गया। उसके बाद आप इंटर ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट उत्तराखंड से, अगेन सीबीएसई बोर्ड 2012। इसमें आपकी कौन सी स्ट्रीम रही है आप वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से साइंस सेलेक्ट की है, आप यहाँ पे अपने मार्क्स ऐड करेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन की स्ट्रीम ऐड करेंगे। जब आप ग्रेजुएशन की स्ट्रीम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपने देखना है आपकी डिग्री कौन सी है। ये चीज़ आप ध्यान से भरिए कि अगर आपने बीएससी, अगर आपकी सपोज़ बीएससी डिग्री है, आपने बीएससी ऑनर्स गलती से सेलेक्ट कर दिया तो आपके आगे स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स वो नहीं खुलेंगे। तो आप ये चीज़ आगे देख लीजिएगा। आप अपनी स्ट्रीम और अपनी डिग्री अच्छे से सेलेक्ट करें। स्टेट जहाँ से आपने अपनी डिग्री पास करी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास करा है, और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट की इशू डेट। दोस्तों जो आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी उसके नीचे यूनिवर्सिटीज़, सारी यूनिवर्सिटीज़ एक डेट आपको जारी करती हैं जो आपकी मार्कशीट के नीचे, किसी के मार्कशीट के ऊपर प्रिंट होती है, किसी के मार्कशीट के लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में प्रिंट रहती है, किसी के राइट बॉटम कॉर्नर पे, किसी के ऊपर। तो आप देख लीजिएगा फाइनल ईयर की मार्कशीट में जो डेट प्रिंटेड रहती है उसी को ही
आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट का पासिंग डेट माना जाता है, और या फिर डेट ऑफ इशू माना जाता है जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है। तो आप वो चेक करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जब आप ये फिल कर देंगे उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी, और इसके बाद आपसे जो जो आपने अपनी डिटेल्स ऊपर ये पोस्ट सेलेक्ट करी थी कंसोलिडेटेड के साथ साथ बाकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से मैच करती हैं पोस्ट, वो जो आपने ऐड करी हैं, उसके बाद यहाँ पर आपके लिए एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं वो खुल जाएंगे कि आप क्या आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है, क्या आपके पास ये वाला डिप्लोमा है, क्या आपके पास जर्नलिज़म का डिप्लोमा है, क्या आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 5 years ऑफ जर्नलिज़म एक्सपीरियंस, जो कि ऊपर एक पोस्ट में पूछा गया है पत्रकारिता वाले, जो कि फीचर राइटर, फीचर लेखक और संपादक वाली पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो वो डिटेल अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आप इसके लिए आपके पास ये एक्सपीरियंस है, या आपके पास ये फ्लुएंट इंग्लिश हिंदी बोलने की, या फिर आपके पास कंप्यूटर की जानकारी है। ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको पोस्ट वहाँ से हटानी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस या ये नॉलेज या फिर वो कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप वहाँ पर येस टिक करेंगे, तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन का, यानी अधिमानी अहर्ताएँ। जो अधिमानी अहर्ताएँ हमारी विज्ञप्ति में हमने पिछले वीडियो में कवर करी थी, उसमें जो हमने बताया था ये सारी अधिमानी अहर्ताएँ यहाँ पर आपको टिक करनी है कि आपके पास इनमें से कौन सी अधिमानी अहर्ताएँ हैं या कौन सी नहीं है। अगर आपने बीएड करा है आप इसमें यस टिक करेंगे। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है कटिंग, टेलरिंग, वीविंग का, यानी कि औद्योगिक संस्थान से कटिंग, टेलरिंग और बुनाई का डिप्लोमा प्राप्त है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। ये अधिमानी अहर्ताएँ हैं, ये आपके इंटरव्यू में, आपके आगे पोस्टिंग में ये बहुत काम आती हैं। इंटरव्यू में इनके बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपके पास हैं तो आपके वेटेज बढ़ता है। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, जो आपके पास हैं आप इसमें ऐड करें। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है, आप ऊपर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं लॉ जिसमें मांगा गया है, तो आप इसमें यस टिक करेंगे, अन्यथा नो टिक करेंगे। और फिर ऐसे ही सारी ये डिटेल भरने के बाद, ये सब टिक करने के बाद, ये सारी, अगर आपके पास एनएसएस एनसीसी है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स एनएसएस एनसीसी ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। जब आपके मार्क्स और आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट किसी दूसरे अभ्यर्थी से, दूसरे एप्लीकेंट से मैच हो जाएं, तो ये अधिमानी अहर्ताएँ देखी जाती हैं। जिनके पास ये अधिमानी अहर्ताएँ हों, एनसीसी एनएसएस का सर्टिफिकेट हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि का अनुभव हो, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनको आगे रखा जाता है, सीनियरिटी में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें और उसको अच्छे से फिल करें। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अन्य जानकारी का। अन्य जानकारी में सबसे पहली आपसे चीज़ पूछी गई है, आर यू एम्प्लॉयड। तो देखिए दोस्तों, जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम भरता है वो हमारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी पोस्ट में अभी हैं, जो अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट भी जो किसी दूसरी पोस्ट में है, समूह ग की या कोई ग्रुप सी की पोस्ट में, मतलब उसमें अभी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी अप्लाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे यस। अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे कि आप कौन सी संगठन में हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, सेंट्रल या स्टेट कॉरपोरेशन में हैं, अदर स्टेट गवर्नमेंट में हैं, या उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो आप ये अच्छे से मेंशन करें। अगर आप उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, और अगर आप उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट या किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको यूकेपीएससी की अपर पीसीएस या कोई भी विज्ञप्ति अप्लाई करने से पहले आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अपने संस्थान में, अपने संगठन में एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि हम इस पद के लिए, इस विज्ञप्ति के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, तो हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने विभाग से लेना पड़ता है। तो जिस डेट में आप ये एनओसी अप्लाई करेंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे, वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ये विज्ञप्ति के स्टार्ट डेट से लेके, यानी कि
7 तारीख से लेके आगे तक मान्य होगी, जिस दिन से विज्ञप्ति जारी हुई है। विज्ञप्ति आपकी ऑफिशियली साइट पर जिस दिन आई थी, आप उस दिन से और विज्ञप्ति की लास्ट डेट तक आप ये एनओसी अप्लाई कर सकते हैं, वो वैध मानी जाएगी। और उसके बाद सपोज़ आपने 7 तारीख को ही अपनी एनओसी अप्लाई करी थी, तो आप यहाँ पे 7 तारीख डेट डाल दें। उसके अलावा इसमें कोई डिटेल पूछी नहीं जाएगी। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन या फिर ऐसी कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी इस विज्ञप्ति में, क्योंकि ये अपर पीसीएस की विज्ञप्ति अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये विज्ञप्ति सिर्फ उत्तराखंड स्टेट के लिए मान्य होती तो फिर आपसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन मांगा जाता, जो कि उत्तराखंड के 13 ज़िलों में से किसी में भी मान्य होता। अगर आपने 13 ज़िलों में से कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया होता तो। पर अपर पीसीएस में आप अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर इसमें एम्प्लॉयमेंट की डिटेल नहीं मांगी जाएगी। उसके बाद सेकंड चीज़ आपसे मांगी जाएगी आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये अपर पीसीएस की विज्ञप्ति के लिए अदर स्टेट्स के लिए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इसका एग्ज़ाम सेंटर जो परीक्षा केंद्र है वो उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट्स में ही रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट के अलावा इसमें और भी सब डिस्ट्रिक्ट या फिर हमारे कुछ तहसील जैसे कर्णप्रयाग है, लक्सर है, रामनगर, रानीखेत, काफ़ी सेंटर दिए गए हैं अभ्यर्थी की सुविधाओं के हिसाब से, ताकि आप अपने नज़दीकी सेंटर में ही जाकर आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े या फिर ज़्यादा दूर जाकर एग्ज़ाम ना देना पड़े। आपका उसमें जाहिर सी बात है खर्चा भी होता ही है और टाइम भी काफ़ी लगता है। दूसरे जगह पर जाकर एग्ज़ाम देना, उसमें अपनी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो इसमें सेंटर्स काफ़ी दिए गए हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत से लेकर उत्तरकाशी, विकासनगर, हर जगह सेंटर हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी सेंटर अपना नज़दीकी चूज़ कर सकते हैं। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर वो यूकेपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको उत्तराखंड में आकर ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उत्तराखंड के बाहर कोई भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर अवेलेबल नहीं रहने वाला है। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने आसपास का सेंटर जैसे कि हरिद्वार आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऋषिकेश अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके नज़दीक, विकासनगर, या अगर आप दिल्ली रहते हैं आप देहरादून के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हरिद्वार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऋषिकेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी नज़दीकी आपको सेंटर लगता है, आपको 2 चॉइस देनी है। दोनों चॉइस देना अनिवार्य है, दोनों चॉइस आपको अलग अलग देनी है। इसके बाद छोटी मोटी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी कि आपके पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, या फिर आप यूपीएससी, यूकेपीएससी या अदर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से डिवाइडेड हैं या ब्लैक लिस्टेड हैं, या आपको इससे डिवाइड किया गया है, तो आप इसमें ये डिटेल भरेंगे। अगर आप यस करेंगे तो थोड़ी बहुत डिटेल ये पूछेगा, और वरना आपको इसको नो करना है। और आपको यहाँ पर अपनी आधार कार्ड या फिर कोई भी दूसरी वैलिड गवर्नमेंट आईडी, फ़ोटो आईडी प्रूफ यहाँ पर डालनी है। ज़्यादातर बच्चे आधार कार्ड ही अपलोड करते हैं, आधार कार्ड ही डालते हैं। आधार कार्ड का आप यहाँ पे नंबर डाल के सबमिट कर देंगे। जब ये डिटेल सबमिट हो जाएगी तो हमें तीसरे पेज पर लेके जाएगा जहाँ पर है अपलोड इमेजेस। जब बात आएगी अपलोड इमेजेस की, तो आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना सिग्नेचर विद वाइट बैकग्राउंड आपको स्कैन करके अपने पास रखना है, जिसका पिक्सल्स 150 बाई 200 पिक्सल्स का साइज़ मांगा गया है, और सिग्नेचर का 150 बाई 100 पिक्सल्स का साइज़ मांगा गया है। तो आप इसको आराम से अपने किसी भी पिक्चर मैनेजर या फिर पेंट के द्वारा इसको रीसाइज़ करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब ये अपलोड हो जाएगा तो लास्ट स्टेप हमारा होगा पेमेंट का। पेमेंट के लिए आपके पास सारे ऑप्शंस उपलब्ध रहेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, आराम से पेमेंट हो जाती है। साइट बहुत अच्छी चल रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसी आपकी पेमेंट होगी तो आपके पास आपके 5th ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके रख सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आगे जब आप मेंस एग्ज़ाम भरेंगे और इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका प्री का जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा और जो मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा, दोनों के प्रिंट आउट मांगे जाते हैं।
तो आप अपना एक PDF या तो अपने पास सेव रखें अपनी मेल आईडी या अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में या अपने फ़ोन में। और प्रिंट आउट तो अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रिंट आउट मेन चीज़ है, आपको अपने पास रखना चाहिए। और जैसे ही ये स्टेप अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, आप अब UKPSC के लिए एलिजिबल हैं। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर भी नज़दीक है, 29 जून को दोस्तों ये पेपर होने वाला है। तो ये थी सारी जानकारी UKPSC अपर PCS से रिलेटेड। जो फॉर्म में ज़रूरी पॉइंट्स थे हमने सब कवर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कोई और डिटेल पूछनी हो UKPSC ये अपर PCS वैकेंसी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और शेयर कीजिए वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो इस भर्ती को भरने वाले हैं, इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। कोई कन्फ्यूजन जिनके मन में हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कीजिए और हमारा चैनल द वैकेंसी बॉक्स सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उनको भी ये जानकारी साझा कीजिए। और जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसका लिंक और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, और ये वीडियो आपके स्क्रीन पे भी आ रही होगी, तो आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारी जानकारी, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, सब उसमें है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कुछ समय बाद। धन्यवाद।